मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल लेके आए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप मीन्स जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप है, देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो पार्टनरशिप मीन्स जब दो या दो से ज्यादा लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि सभी लोग इन्वॉल्व होंगे बिजनेस को चलाने में, या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा बिजनेस को कैरी किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पार्टनरशिप। अब इसके बाद इसमें हमने लिखा है दो या दो से ज्यादा लोग। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन मैक्सिमम लिमिट हो सकती है क्या? तो मैक्सिमम लिमिट के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नहीं कह रखा है, लेकिन हाँ, जो कंपनी एक्ट 1956 है उसमें कहा गया था कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में हम बिजनेस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 10 होनी चाहिए, और कोई अदर बिजनेस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंपनी एक्ट रिवाइज हुआ 2013 में। उसमें कहा गया था कि मैक्सिमम नंबर 2013 में कौन सा सेक्शन नंबर 64, इसमें ये कहा गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं वो 100 तक हो सकते हैं। ठीक है, फिर 2014 में इसको रिवाइज किया गया। उसमें जो कंपनी एक्ट 2014 सेक्शन नंबर 64 और इसके रूल नंबर 10 में ये कहा गया कि जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे वो 50 हो सकते हैं। तो अभी जो हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे वो 50 होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता भी है कि कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 50 मेंबर हो सकते हैं। अब लेकिन इतने जो लोग एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने के फर्म नहीं बनाते हैं। वैसे आपके जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसमें 3 या 4 पार्टनर होंगे मैक्सिमम, लेकिन अगर इतने ज्यादा लोग जब मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर फर्म से अच्छा कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2014 सेक्शन नंबर 64 रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, ये तो होगी लिमिट ऑफ पार्टनर। अब इसके बाद क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उनके अलग अलग विचार होंगे कि कैसा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जगह पर एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो वो सब मिलके एक साथ बैठ के ये सारी चीज डिसाइड करते हैं, और इन डिसाइड जो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं उसी को फिर वो या तो जो लास्ट में फाइनल डिसीजन निकलता है या तो उसको वो ओरल मान लेते हैं या उसको वो रिटर्न करते हैं। इसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? ये पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है किस चीज के लिए? फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कौन से प्लेस पे हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, कितनी कैपिटल लगाएंगे। तो इसमें ये डीड भी, जो पार्टनरशिप डीड है, वो जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 1 कि बाकी दो तरीके की डीड है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल में फिलहाल फाइनेंशियल डीड लिख रहा हूं। फाइनेंशियल डीड में क्या है कि एक तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल कितनी लाएंगे। ठीक है, एक तो ये पहला करते हैं कि कैपिटल कितनी लानी होगी एक पार्टनर। ठीक है, नंबर 2, अगर इन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है तो दूसरी कंडीशन होती है कि अगर इनके बीच में पार्टनरशिप डीड होगी तो वो किस चीज के लिए हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हो सकती है। ठीक है, कि किसी पार्टनर, अगर हमने बिजनेस में
पैसा इंट्रोड्यूस कर रखा है, क्या उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, यानी कि फर्म पे चार्ज हो सकता है। नंबर थर्ड कंडीशन किस चीज के लिए हो सकती है, या तो सैलरी के लिए हो सकता है या कमीशन के लिए। इसके लिए भी पार्टनरशिप डीड हो सकती है कि किसी पार्टनर को क्या कोई सैलरी या कोई कमीशन पेड किया जाएगा। नंबर 4 डीड हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, यानी कि जो हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेंगे क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और नंबर 5 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये सारी कंडीशन है हमें पार्टनरशिप डीड में दी होंगी, ठीक है। अगर ये तो होगी हमारी फाइनेंशियल डीड, ठीक है, इसको इनको हम सब फाइनेंशियल डीड बोलेंगे क्योंकि इनका ट्रीटमेंट हम जब अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें करेंगे। बाकी नॉन फाइनेंशियल डीटेल हो सकती है कि हम अपना बिजनेस किस चीज का बिजनेस करेंगे, ठीक है, बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, जो हम फर्म खोलेंगे उस फर्म का नाम क्या रखेंगे, ठीक है, और कौन से प्लेस पे हम अपना फर्म ओपन करेंगे, ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल डीटेल होंगी, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने में है। फिलहाल हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है डीड पार्टनरशिप डीड में, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी परसेंट होगी, सैलरी एंड कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर क्वेश्चन में चार्ज करने के लिए कह रखा है तो करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज और है, अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के अलावा कोई और ज्यादा पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है कैपिटल को छोड़ के, ठीक है, कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगी, कैपिटल को छोड़ के अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है लोन के तौर पर, ठीक है, कैपिटल के तौर पर नहीं, लोन के तौर पर अगर कोई एडिशनल पैसा इंट्रोड्यूस कर रखा है लोन के तौर पर तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से चार्ज होगा ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये तो होगा तब जब पार्टनरशिप डीड हो रखी हो, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड हुई होगी तो उसमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या नहीं होगा ये भी दिया होगा, सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को पेड करनी है या नहीं करनी ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज होगी या नहीं होगी ये भी दिया होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में किया जाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी पार्टनर ने कोई फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा या नहीं होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, ठीक। ये तो होगा क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप डीड दे रखी है। अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं हो रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब लास्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी तो उस समय क्या होता है कि हो सकता है इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी है, तो उस कंडीशन में जो पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो लागू होता है, ठीक है, इंडियन ठीक है। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। क्या है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? इसमें क्या रहता है जो हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 1:1 होगा, यानी कि इक्वली होगा। जितने भी पार्टनर होंगे, दो पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, अगर ज्यादा 3 है तो 1:1 यानी कि इक्वली होगा। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा देगा तो उसमें जो इंटरेस्ट और लोन चार्ज होगा वो कितना परसेंट होगा 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
ठीक है, ये 1:1 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये 1:1 जितने पार्टनर होंगे उतने 1:1 लगाओगे। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1, 4 है तो 1:1, ठीक है, 2 है तो 1:1, यानी कि इक्वली डिवाइड होगा जितने भी पार्टनर होंगे उन पार्टनरों के बीच में। ये तब होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड हो रखी है तो ये कंडीशन, पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी तो ये वाली कंडीशन लागू होगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे फर्स्ट ईयर में, जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक अभी भी हमें सेम प्रोसेस करनी है पार्टनरशिप में भी, क्योंकि प्रॉफिट तो वैसे ही कैलकुलेट होगा। जनरलिटी जैसे हम पहले करते थे 11th में, गुड्स परचेज करने की, सेल्स करने की, यहाँ तक की सारी प्रोसेस जो हम 11th में करते थे वही है अभी तक। जो हम क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट तक वहीं से प्रिपेयर होगा। जैसे गुड्स परचेज करने की, गुड्स सोल्ड करने की, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रियां वही होंगी जो फर्स्ट ईयर में हम करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लेजर बनाते थे तो लेजर भी वैसे ही बनाएंगे हम जैसे हम 11th में बनाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, एक ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ठीक है, अकाउंट समरी जिसको बोलते हैं हम। उसके लिए हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते थे। ये दो तरीके से प्रिपेयर होता था, या तो हम नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, या तो इस तरीके से प्रिपेयर करते थे, या एक तरीका और था कि नेम ऑफ अकाउंट दो जगह लिखते थे, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट लिखते थे, ठीक है। ये भी हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में क्या करते थे, देखो हम फर्स्ट ईयर में इसको बनाते थे तो सबसे पहले यहां निकाला था ओपनिंग स्टॉक, इसको डेबिट में दिया जाता था। उसके बाद परचेज, ये भी डेबिट में। उसके बाद परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट। उसके बाद सेल्स, ये भी क्रेडिट। उसके बाद सेल्स रिटर्न, ये डेबिट। उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट में आते हैं। इसमें हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑल इनकम, ये कहां दी रहती थी, क्रेडिट। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनता था। इसमें दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, ये अकाउंट समरी होती है। इसमें हम सारे लेजर की पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें मैंने ऑल एक्सपेंसेस तक, अच्छा ठीक है, अभी एक चीज आई है, एक तो ऑल असेट्स, इसको भी हम टोटल अभी फिलहाल ऑल असेट्स को डेबिट में, और ऑल लायबिलिटीज ये हमारी क्रेडिट में आती थी। इसके बाद हम टोटल करते थे, ये दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। ये हो गई हमारी अकाउंट्स समरी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, हम बनाते थे कॉलम पर्टिकुलर ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद टू नेट परचेज, मैं नेट परचेज इसलिए लिख रहा हूं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिएगा तो नेट परचेज।
उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस साइड में हम लिखते थे बाय क्या सेल्स, इसको हम नेट सेल्स बोलेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वही टोटल दोनों साइड लिखते थे, तो आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहां लिखते थे। ठीक है, ये हमारा कौन सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब अगर कभी बाई चांस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम लिखते हैं बाई ग्रॉस लॉस, ये यहां। ठीक है, यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसको अपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया तो अपोजिट साइड जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यहां लिखेंगे। अगर लॉस आया होगा तो टू में ट्रांसफर कर देंगे, टू ग्रॉस लॉस बीडी। ठीक है, इसके बाद क्या करना था हमें, जितने भी हमने यहाँ दो तरीके के एक्सपेंस लिखे हैं, एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस हम यहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, तो बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है इनडायरेक्ट ऑल इनकम, जितनी भी इनकम होगी उसको हम यहां से ट्रांसफर कर देते हैं बाई इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, यहां भी हम लिख देते हैं ठीक है इनडायरेक्ट, इसको हमने क्रेडिट साइड। अब अगर हमारे बाई साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम टू में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, यहां जाएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल यहां का टोटल ज्यादा इधर का, तो इधर बाई नेट लॉस। ठीक है, यहां तक हम 11th में करते हैं, या आपका रिवीजन भी हो गया होगा यहां तक। ठीक है, ये तो था 11th तक का। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो टोटल सोल प्रोप्राइटरशिप पर क्वेश्चन डिपेंड है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आता था हम उसको क्या करते थे, जो उसकी कैपिटल होगी बिजनेसमैन की, उसकी कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, अगर नेट लॉस आएगा तो माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर होंगे, दो या दो से ज्यादा, वो कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4। ठीक है, तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम लिमिट 50 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है इसको हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेम बनेगा भी पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक। अब अगर यहां जो नेट प्रॉफिट आया था, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, हमने इसको ट्रांसफर किया था बाई साइड में। अगर ग्रॉस लॉस आया तो इसको 2 में ट्रांसफर किया था। ऐसे यहां क्या होगा, अगर नेट प्रॉफिट आया है तो इसको हम 2 में है तो इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, बाई साइड में। लेकिन यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस।
जब ये कब आएगा, इफ प्रॉफिट हो, ठीक है। और अगर यहाँ नेट लॉस है तो ये क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ ये तब आएगा जब इफ लॉस हुआ, ठीक है। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, ये क्या होगा, जितने भी पार्टनर होंगे हमारे पास उन पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो रही थी तो मैंने अभी बताया था कि ये इक्वली बढ़ता है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। मान लीजिए ए और बी हमारे पास पार्टनर है, तो जितना ए के शेयर में आएगा वो ए में लिख देना है, जितना बी के शेयर में आएगा वो बी में लिख देना है। अगर हमारा नेट लॉस आ रखा है तो हमने इधर टू में ट्रांसफर किया होगा, और नेट लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर के ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे बाई नेट या बाई लॉस ट्रांसफर टू, नेट लॉस की जगह लॉस लिख दो, बाई लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जिस साइड का टोटल जाएगा वही टोटल दोनों साइड अब तो इक्वल हो जाएगा, वैसे भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन तब होगी जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी होगी, तो उस कंडीशन में मैंने अभी बताया था हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, पुराने पार्टनरों में इक्वली कर देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। कल इससे आगे जब पार्टनरशिप डीड हुई होगी तो उसमें किस तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाया जाएगा वो बताएंगे। थैंक यू।